आप देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम आज का शुरू हुआ है आउटलुक समिट के रूप में, और अभी हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें जो चर्चा में आई हैं, फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही थी, क्लाइमेट चेंज, ऑयल सीड्स, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। लेकिन अब जो विषय आता है वो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात होती है। दूसरा जो है वो किसानों की आमदनी की बढ़ाने की भी बात करते हैं, और आजीविका और इस तरह की कई चीज़ों को जो है साथ में लेके आने की बात है। तो इसमें जो दो चीज़ें हैं, इससे पहले कि मैं अपने पैनल एक्सपर्ट्स को प्रश्न कहूँ, उसमें थोड़ी सी भूमिका में बता देना चाहूँगा कि जो फ्लोरिकल्चर है, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। क्योंकि हम लोग हमेशा से फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ के साथ में हम लोग एनवायरमेंटल सर्विसेज, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को कैसे अचीव करें, तो उसके लिए जब भी बात आती है तो ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर हमारे सामने निकल करके सामने आता है। और अभी तक अगर इसके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो लगभग हम पूरे देश में 2.85 लाख हेक्टेयर एरिया में ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर खेती होती है। और अगर आप देखोगे तो हमारे जो दिल्ली के आसपास एनसीआर रीजन में बहुत सारी जगह जो है फूलों की खेती हो रही है, और उसकी मांग जो है दिल्ली की और आसपास के इलाके की मांग भी जो है वहाँ से पूर्ति हो रही है। इसमें अगर आप देखोगे कि कुल प्रोडक्शन इस एरिया से जो मैंने बताया 2.85 लाख हेक्टेयर एरिया से करीब 22 लाख टन से ऊपर जो है इसमें जो लूज खुले फूल जो है इसकी मार्केटिंग होती है, और ये इसका उत्पादन होता है। साथ साथ जो कट फ्लावर है उनकी भी मांग निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है, करीब 9.47 लाख टन जो है इसका कट फ्लावर्स का उत्पादन होता है। तो ये बात तो मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ कि ये भी एक कृषि का एक इम्पोर्टेंट विषय है जिस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है, और साथ में इसको एक्सपोर्ट की भी वैल्यू है। क्योंकि अभी एपीडा के अगर आंकड़े हम लोग देख रहे थे तो एपीडा के आंकड़े के हिसाब से करीब हम लोग 20,000 मीट्रिक टन से जो है ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के हैं, जिनको हम लोग बाहर दूसरे देशों में भी बेचते हैं। करीब 715 करोड़ की जो है आय जो है इससे जो है देश अर्जित कर रहा है विदेशों में जो है फूलों को भेज करके। तो इसमें बहुत सारे फूल हैं, जैसे चाहे रोज की बात करेंगे, ट्यूबर्स, और इसमें कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, टर्बेरा, ग्लैडियोलस, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें आ रही है। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के साथ, क्योंकि ये सनराइज सेक्टर है, ये मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं इसको प्रिसीजन फार्मिंग के साथ जोड़ना चाहूँगा कि प्रिसीजन फार्मिंग जो है एक तरह से जिसको हम ये कहेंगे कि एक यथार्थ फार्मिंग है, जिसमें ये कि सूक्ष्मता जो है उसमें इन्वॉल्व है। उस विषय को हम लोग कैसे साथ लेके चले, जिसमें एक साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोच को लेकर के हम साथ चलते हैं, जिससे कि हम अपना उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ा सकें, साथ में उसकी गुणवत्ता भी जो है कैसे बढ़े। तो उस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रिसीजन फार्मिंग की जितनी भी टेक्निक है, चाहे वो प्रोडक्शन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक है, उसको बेहतर रूप से हम कैसे अपने इस कार्य में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम एक गुणवत्ता वाले, अच्छी गुणवत्ता के फूलों का उत्पादन हो, जिसको हम एक तरह से व्यवसाय के रूप में अपना करके उसको विदेशों में भी बेच सकते हैं और अपने देश की मांग को भी पूरा कर सकते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और सबसे पहले जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे बीच में पैनलिस्ट अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर टीवीएस भदौरिया जी, जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, उनके बारे में परिचय डॉक्टर सिंधु पहले ही बता चुके हैं। हेलो। हमारे पास अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कुछ आपसे कहना चाहूँगा, इसमें प्रिसीजन फार्मिंग के बहुत सारी ऐसी वाइडर एडॉप्शन, तो इसका क्या कारण है, ये क्यों नहीं हो पाया है, इसमें क्या क्या चैलेंज है और बैरियर्स हमारे सामने हैं जो निकल करके आ रहे हैं, और उनको हम बेहतर ढंग से कैसे एड्रेस कर सकते हैं, बेहतर ढंग से प्रकाश डालें। Actually, IIT Kharagpur is supposed to develop technologies, and they are good in their developing technologies. But let me start because एक project था हमारे पास, that was on precision farming, and now it has been converted into a center of excellence in precision farming. इस center का काम था to develop technology for horticulture और vegetable crops. The greenhouse भी मतलब grow करना उनको। तो जो ये टेक्नोलॉजी है, मतलब करीब हम लोगों ने वहाँ 11,000 फार्मर्स को ट्रेनिंग दी है, और बहुत लार्ज नंबर फार्मर्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ग्रीन हाउस में। और उसमें जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की नई टेक्नोलॉजी है कि
आपका जो सेंसर बेस्ड है माइक्रो इरिगेशन, मतलब आर्टिफिशियल ड्रिप इरिगेशन ये सेंसर बेस्ड है। तो सेंसर बेस्ड होने से क्या होता है, ये इरिगेशन पंप को करता है ऑपरेट एंड देन फाइनली पानी को देता है वो, एंड इट इज लाइक ए ड्रिप इरिगेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो यू आर मैनेज लेटर हो जाता है। तो ये काफ़ी दी है लोगों को और काफ़ी ट्रेनिंग दी हम लोग फार्मर्स को वहाँ, और फार्मर्स आर अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी इन ओपन, not only for vegetables, for orchard crop or even rice, they are adopting this drip irrigation technology. So this was very successful program and we were very popular in transferring technology in the nearby villages to all these farmers. Now, one of our colleagues in that the head of departments are not directly associated. Since I was the head, I was looking up to all the experiments. One of my students has developed a what we say hyperspectral imaging. उसमें ये फायदा है कि आपको सॉइल सैंपल नहीं लेने होंगे, ना सॉइल सैंपल लेते रहने होंगे, आपको उस टेक्नोलॉजी से आप उसकी ऑल सॉइल प्रॉपर्टीज, उसका pH, उसका ऑर्गेनिक कार्बन, उसका वाटर कंटेंट मेजर करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग सॉइल और टेकिंग सॉइल सैंपल। जनरली हम लोग वहाँ पे लेके आते हैं फिर करते हैं। दिस इज व्हाट वी से hyperspectral imaging, and this is being developed and tested and also patented, so that's not common work. और ये टेक्नोलॉजी जो है वो ये हमारा पोर्टेबल ऐप से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसके द्वारा हम उसमें सेंसर बेस्ड है, ऑल सेंसर बेस्ड, and that within no time, it takes only 90 seconds, 1.5 मिनट में आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितना कैल्शियम है, कितना सल्फर है, कितने आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर। तो all nutrient analysis can be done within 90 seconds. So and this is again very cost effective and इसमें not disturb है। इस आपको you don't have to bring sample and disturb. You take the sensor in the field, you can determine all these technology, all these elements within 90 seconds. So that's what is very now because many people are also patented. IT में क्या होता है, पेटेंट पहले फाइल करो क्योंकि आपको कमाना है पैसा, but which I am against of it. थर्ड टेक्नोलॉजी है ड्रोन बेस्ड। अब ड्रोन इज वेरी पॉपुलर, सब कर रहे हैं ड्रोन। तो हमारा स्टूडेंट जो है वो यूवी बेस्ड उसने मल्टीपल इमेजिंग किया है और बाकी से एरियल व्हीकल है, उससे वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फंक्शनल होने लगा के सेंसर्स, और वो सेंसर से ही देखिए उसके प्लांट की हेल्थ क्या है, मतलब हाउ मच इज इन्फेक्टेड, देखिए डायरेक्ट कितना परसेंट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ है, उस टेक्नोलॉजी से देखकर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कर सकते हैं उसको, और अपना उस हिसाब से फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड हो वो वहाँ दे सकते हैं, इससे कॉस्ट कम जाती है, प्लस आपका एनवायरनमेंट का एकदम होता है। इसके अलावा तो फार्मर्स की प्रॉब्लम है, मैं एक्चुअली सिर्फ सर हम परिणाम लेते मुलाकात में हमारे लेक्चर नहीं सुन पाए वहाँ, हम कर वर्किंग विद द फार्मर्स इन द विलेज। मेरा सिद्धांत है और हमारा आइडिया सिद्धांत ये है, अनलेस फार्मर्स से इट इज गुड and only it is good technology, we scientists talk big thing, but finally is not getting people, and they are not accepting it. Why they are not accepting it? We don't want to the reason. We want to do something and then we have so many creativity. What we are doing this? What would you create for creativity? None of them are going to believe, they are just in office doing something else. So what I suggest, the must decentralized system. Somebody told me that why you are sitting in IRA or sitting in Delhi or Bombay or conducting workshop, why not we go at the regional level, why not we go at district level, organize farmers meeting, have a meeting there, discuss with them, find out the problem, what is the problem there, and then give the solution and keep fixing them. कि नहीं कि हमारे पास दे दिया one idea. This is what we experience. बस thank you. Thank you so much. धन्यवाद डॉक्टर। आपने ठीक बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी कारगर टेक्नोलॉजीज है जिनको किसान भी अपना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय के रूप में जिन्होंने इसको लिया है उसको अपना रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी जो बात आती है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एक ऐसा विषय है
जिसमें स्किल की जरूरत होती है, और ये स्किल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और यूनिवर्सिटीज हॉर्टिकल्चर में, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप में जो है डिग्री भी इसमें मिलती है, पीजी और पीएचडी के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक प्रश्न जो है डॉक्टर वाईसी गुप्ता से कहूँगा। डॉक्टर वाईसी गुप्ता का बड़ा लंबा अनुभव है, वो डीन रहे हैं हॉर्टिकल्चर के, डायरेक्टर रिसर्च के रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि एक जो अपॉर्चुनिटीज है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इसको हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि की कॉम्पिटेंसीज है, एक्सपर्टाइज है, वो उसको किस ढंग से अपना सकते हैं, और एक तरह की स्पेसिफिक बिजनेस के साथ कोरिलेट करते हुए आप कैसे अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मीडिया एंड समाज का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मेरे अपने साथ भाई छात्र छात्राएं, मैंने लगभग 35 साल फ्लोरिकल्चर में ही काम किया है, और काफ़ी अच्छी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या कोई मॉडल भी है, तो सबसे पहले जो भी लाइन में आना चाहता है उसके माइंड में होना चाहिए कि ये कैसा बिजनेस है जो पेरिशेबल भी है। जो जैसे सब्जी होगी, अगर खराब होगी तो आधी काट के खाई जा सकती है, अगर वो छोटा सा भी डिफेक्ट है बिगड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दे आप, इसके भी टेक्निक है। और दूसरा लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स है, कि इतना अगर बंडल ले जाएंगे और बैग में पैसे लाएंगे, लेकिन वो पैसे ऐसे नहीं आएंगे, वो भी आपको अपने एक सिस्टम के अनुसार एक स्किल डेवलपमेंट। अगर आप जैसे कई तरह के बिजनेस है हमारे पास, कट फ्लावर बिजनेस, इसमें ओपन में और पॉली हाउस में। पॉली हाउसेज में मेरे पास एक नहीं 50-60 एग्जाम्पल है, जो लोग 50-500 स्क्वायर मीटर से 2000 स्क्वायर मीटर तक, जिसमें से मेरे 2 किसान भाई यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने एक साल में 5 लाख रुपया का से शुद्ध आय को मिल रही है। और एक बीच में सेशन में डॉक्टर साहब बात हो रही थी कि वैल्यू एडिशन की 2020 से कोरोना आया और कांग्रेस ने हिमाचल की मेन क्रॉप है, और उस दौरान फार्मर ने हमें पूछना स्टार्ट किया जी क्या करें, तो क्योंकि ये एडिबल फ्लावर भी है, इससे दवाइयां भी निकाली जाती है और इसको एंटीऑक्सीडेंट का रिसोर्स भी है। तो लोगों ने वो फूल जो है अपने गाय को खिलाए, और उनकी जो गुणवत्ता दूध की और उनकी से एकदम चेंज हो गई। जब 2023 में वो चीज बदल गई, कोरोना की सिचुएशन, तो लोगों ने बंद कर दिया। उनके फूल जो है जो 5 रुपए में बिक रहा था बंडल, वो 500 रुपए में गया, क्योंकि काफी लोगों ने उस दौरान फूलों का बिजनेस बंद कर दिया। तो ये अपने आप में आविष्कार हो गया कि अगर हमारी ऐसी कंडीशन आए तो आप इसका ऐसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अब रही बिजनेस की बात, अब कट फ्लावर में पॉली हाउस में बिजनेस होता है, ओपन में पॉली हाउस में जैसे कार्नेशन है, गुलाब है, लिलियम है, क्राइसैंथेमम है, एस्ट्रोमेरिया है, ये चीजें ईस्टोमा है, कई फ्लावर्स हैं जो फार्मर कर रहे हैं। और ओपन में गुलाब भी है, गुलदाउदी भी है, आपका कार्नेशन को कभी भी ओपन में नहीं लगाना है। अगर कोई कार्नेशन लगाएगा, बारिश आएगी 100% वाइप आउट हो जाएगा सितंबर में। दूसरा जो किसान भाई है, राइट क्रॉप इन राइट प्लेस। अगर मैं सोनीपत पानीपत में कार्नेशन लगाना स्टार्ट कर दूं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, तो उसको जो कूलिंग करने के लिए मुझे पॉली हाउस फ्लैट प्लेट वाला बनाना पड़ेगा। तो ये किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है वो है नर्सरी प्रोडक्शन और पॉट प्लांट इंडस्ट्री। कड़िया आंध्र प्रदेश में एक ऐसी जगह है, डॉक्टर केवी प्रसाद जो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर डीएफआर हैं, उनके अंडर वहाँ एक रीजनल स्टेशन भी है जहाँ लगभग 2500 करोड़ का नर्सरी का बिजनेस है। अगर आप उनको ऑर्डर देते हैं कि मुझे 10 साल पुराना पौधा चाहिए, मिल जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगा, लेकिन उस 10 साल पुराने पौधे की कीमत जो है लगभग स्पीसीज के अनुसार 10,000 से लेकर
50 लाख तक की भी है, इतने महंगे इंपोर्टेड प्लांट्स आए हुए हैं। तो उनके बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर है। जो एक हमारे राणा जी कह रहे थे कि कैसे एग्रीकल्चर का लाया जाए, तो एग्रीकल्चर जो है एक बेसिक कल्चर बन जाए, हर बच्चा इसमें आए और इसमें स्कोप है अपने आप बिजनेस करने का। और उसके बाद लैंडस्केपिंग में जो बच्चे माइनर कोर्सेज करते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। उनको डिजाइनिंग आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर। हर यूनिवर्सिटी में अब एक नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार किया जाना है कि उसमें बच्चों को जो बीएससी के लिए +2 लेते थे साइंस के, मेडिकल, नॉन मेडिकल के, और उसमें भी कुछ ऐसा बदलाव है कि पर्टिकुलर कोर्स डिजाइन करके उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाए फिर वो काम करें। इसमें बदलाव की जरूरत है। ड्राई फ्लावर बिजनेस हमारे पूरे भारतवर्ष में जो एक्सपोर्ट होता है 40% एक्सपोर्ट जो है केवल ड्राई फ्लावर से है। और पहाड़ी इलाकों में जहाँ इतनी प्राकृतिक संपदा है वहां पर लोग इसको भी कर रहे हैं। इतना नहीं है कि जो, क्योंकि प्रसार अभी कम है, लेकिन जो बच्चे आज मैंने लगभग कोई 40 बच्चे पीएचडी एमएससी गाइड किए हुए, इसमें से 10-12 तो आईसीआर में साइंटिस्ट है, सीएसआईआर में एक तो मेरा बहुत बड़ा प्रोमिसिंग स्टूडेंट डॉक्टर भव्य भार्गव जो सीएसआईआर में फ्लोरिकल्चर मिशन जो 100 करोड़ का हैंडल कर रहा है, अभी यहाँ ही है हमारे बीच में। तो वो लोग भी इस काम को बहुत अच्छे से, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी लेवल पे लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ का बिजनेस करते हैं कट फ्लावर का। मेरा फार्मर भाइयों से ये आग्रह है कि अगर आपने इस बिजनेस में आना है तो पूरी तरह से आना 100%, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। फिर एक बिजनेस है सीड प्रोडक्शन, वो चाहे आप केरला में, मोगा में, ऐसी जगह है जहाँ पर सीड प्रोडक्शन का काम हो रहा है। डॉक्टर अलारम जी, डॉक्टर गुरविंदर सिंह सोही, हमारे सुनील चंदेल, उनकी वाइफ, ये लोग खुद भी 50 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस करते हैं पर ईयर। और इनके साथ इंडस्ट्री क्या है, कम से कम 10-15 लोगों को हर अपने फार्म पे जब रोजगार दे रखा है, अपने आप भी काम करते हैं। आपको व्यवस्था क्या बनानी है, पैकेजिंग। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी को फ्लावर की हो, फूलों की हो, चाहे आपकी सब्जियों की हो, चाहे फलों की हो, उनकी पैकेजिंग पे स्पेशल कोर्स करने चाहिए। यही हम मांग करते हैं। अगर हम पैकेजिंग पे ज्यादा जोर देंगे, ग्रेडिंग सिस्टम पे, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और ये ऐसा बिजनेस है, गवर्नमेंट ने नारा दिया था तो दोगुना कीमत। इस स्टेज के माध्यम से पूरी गारंटी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 4 गुना होती है। लेकिन आपको पूरे साल का कैलेंडर बनाना पड़ेगा। ये जैसे हम सब लोग जानते हैं सनातनी धर्म के शादियां एक व्यवस्था के अनुसार होती है, किस महीने में शादी होती है, उसके अनुसार आपको टाइम ऑफ प्लांटिंग निश्चित करना है। अगर आपने काले महीने में या जब तारा डूबा होता है उस टाइम अगर आपने फूल आपके ग्रो हो गए, मार्केट में फेंकने पड़ते हैं, उनके अनुसार भी चले। ऐसा कुछ नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है, वैरायटी। इट इज ए फैशन इंडस्ट्री। कार्नेशन और गुलाब, लाल रंग की किस्में 50% से ज्यादा बिकती है। मेरे पास यूनिवर्सिटी में जब मैं जॉब में था तो हॉलैंड से लोग आए। एक होता है कि आप लोग हमें क्या पीछे हम 150 साल से इस इंडस्ट्री में, और आप लोगों को ये पता है कि आप 10-10 वैरायटियां कार्नेशन की लगा रहे हैं। आपको केवल 2 या 3 वैरायटी एक फार्मर को लगानी चाहिए। जैसे एक एफपीओ बना दिए गांव का, जैसे गैंगटॉक में सिम्पीडियम विलेज है, वहाँ सिम्पीडियम ही ग्रो करते हैं, तो उनका आपस में कंपटीशन नहीं रहा। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सारा कुछ उठा उठता है, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली आता है। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर साहब का जो ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि काफी लोगों को आ गया होगा समझ में, और नहीं आया तो बाद में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वाईसी गुप्ता जी, आपने अपने बताया है। सिंधु मेरे साथ बैठे हैं। डॉक्टर सिंधु का अनुभव है इस ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर की, जब भी हम लोग बात करते हैं। और ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में आप सब किसानों के बीच में भी और विद्यार्थियों के बीच में भी जिज्ञासा तो जरूर होगी कि ये अगर हम लोग इसको
एक प्रोडक्शन के रूप में हम करना चाहें, उत्पादन करना चाहें, तो इसका क्या स्कोप है और इस तरह की भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिनमें जो है उसको भी आप मदद ले सकते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, तो इस तरह के क्या संसाधन है या मीडिया है या वे आउट है जहाँ से आपको मदद मिल सकती है। मैं इसके बारे में डॉक्टर सिद्धू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में बताएं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के बारे में और इसकी संभावनाएं जो आगे हैं एक तरह से इनकम जनरेशन के रूप में उस पर प्रकाश करें। May I have your attention, please, the students sitting behind either from the private university or the SGT or GT Bank or IIM, please listen to the dance. ये चीजें जो यहाँ पे बताई जा रही है आप लोगों को कहीं किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी, तो आप प्लीज करके जो भी यहाँ पे बोला जाए उसको ध्यान से सुनें। धन्यवाद अक्सर मैं आपका समय ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आज MD NSP को आना था लेकिन वो कल जर्मनी में थे, तो आज रात को ही पहुंचे हैं तो नहीं आ पाए, उनके सवाल का जवाब मुझे देना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फ्लोरिकल्चर एक मुक्ता हुआ सूरज के समान है और इट्स अ वेरी राइजिंग सेक्टर। आप लोगों ने देखा है कि ग्रोथ जो है फ्लोरिकल्चर में वो 10% से शुरू हुई थी और 20-25% तक रही है और अभी औसतन 17.5% इसमें ग्रोथ है। जहाँ तक है फाइनेंशियल असिस्टेंस का सवाल, मैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से पिछले 25-30 साल से जुड़ा हूँ। इस समय भारतवर्ष में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो मुख्य कार्यालय है वो गुड़गांव में स्थित है और इनके जो रीजनल कार्यालय है वो हर कैपिटल सिटी में है। हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ में है, यूपी का लखनऊ में है। इनकी 3 प्रमुख स्कीम्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है, ध्यान से सुनिएगा, 56 लाख की सब्सिडी है जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ 12 लाख है। सीधे 56 लाख की सब्सिडी है और सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको 2500 स्क्वायर फीट का एक ग्रीन हाउस लगाना होगा। ये है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स और ये डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की जो पहली नंबर स्कीम है उसके अंतर्गत आता है। और आपकी जो 1 करोड़ 12 लाख जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, आपकी जो वहाँ पे बोरवेल है उसकी भी कॉस्ट उसमें जुड़ेगी, आपकी बाउंड्री बार, लैंड डेवलपमेंट, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, ट्रैक्टर है, फार्म मशीनरी है, वो कॉस्ट भी इसमें मिलेगी। और एक्चुअल रियलाइजेशन जो सब्सिडी का है वो आपको कहीं 75 या 80%, बहुत ही लुक्रेटिव स्कीम है, नई स्कीम है और पिछले 4-5 सालों से ही स्कीम को हमने मॉडिफाई किया था इसी हाल में बैठ के। इस स्कीम का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। दोबारा बताऊंगा, 1 करोड़ 12 लाख सीलिंग लिमिट है, सीधे 56 लाख बैक एंडेड सब्सिडी है। एक्चुअल रियलाइजेशन 80 या 85 लाख रुपए तक होता है, जिसमें आपकी कार्नेशन, गुलाब, गेंदा, जरबेरा, लिलियम, इस प्रकार की आप फूलों की खेती उसमें कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ओपन फील्ड कल्टीवेशन की स्कीम्स है NHP की, जिसमें 45% सब्सिडी है और उसकी जो सीलिंग लिमिट है 5 एकड़ है और 30 लाख तक का प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। उसमें आप गेंदा लगाइए, ग्रेनुलस लगाइए खुले खेत में। उसके बाद स्कीम नंबर 2 है जो कि कोल्ड स्टोरेज से संबंधित है, जिसमें 35% सब्सिडी है। अपने आप फार्म हाउस पे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हो जिसमें सीधे आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। और स्कीम नंबर जो 3 है, जो 3 नंबर स्कीम है वो है आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ट्रांसफर फॉर प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। वो एक्सक्लूसिवली रिसर्च से संबंधित है। आप उसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप कीजिए, वैलिडेट कीजिए और किसानों के यहाँ पे सर्विस विंडो के थ्रू या उस टेक्नोलॉजी को आप ट्रांसफर कीजिए। ये 100% फंडेड है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। 25 लाख सीधे आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें जो एलिजिबल है वो है या तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR की इंस्टीट्यूट या किसी प्राइवेट सेक्टर की कोई अच्छी इंस्टीट्यूट जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, अच्छा उसके साथ बैकअप हो, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। बट गवर्नमेंट में ये 100% सब्सिडी की स्कीम है और इसमें सीधे आप 25 लाख का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत किए हैं नेशनल और खास करके यहाँ IIM में, तो आप इसकी जो डिटेल जानकारी है वो आप वेबसाइट से ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। जैसे कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि उसमें भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, उसमें इसका प्रावधान है और ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर को, फ्लोरिकल्चर को उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा,
हमारे दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत सारी जगह संरक्षित खेती पॉली हाउस लगा रहे हैं, और पॉली हाउस लगे हुए हैं, लेकिन कई बार किसान कहता है मैं इसका प्रयोग यूज कहाँ करूँ, निरंतर रूप से पूरे साल भर जो है मुझे एक तरह की इनकम मिलती है, ऐसा क्या साधन है? हमारे देश में डॉक्टर MC सिंह इस चीज के एक्सपर्ट है, मैं उन्हीं से कहना चाहूंगा कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में आपकी क्या राय है? साथ में एक बहुत ही बड़ा इनपुट जो यूज होता है जिसको हम कहते हैं कि इरिगेशन एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएं? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इरिगेशन एफिशिएंसी, इसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और सेंसर बेस्ड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, फर्टिगेशन की बात भी कर रहे हैं, तो सब चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसका कैसे भविष्य आगे है और इसकी क्या संभावना है? जो भी यहाँ पर किसान बैठे हैं वो नर्सरीज के हो या सब्जी उगाने के हो, वो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इतनी भी नई नहीं है कि हम उसको समझ नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर मौसम महीने 2 महीने के बाद बदल जाए तो उसी खेती को आप निरंतर रूप से उसी तरीके से नहीं कर सकते जब तक कि आप उस फसल के अनुसार उसकी जलवायु ना बदल लें, पानी की मांग ना बदल लें, पोषक तत्वों की मांग को ना पूरा करें। और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो तापमान है और आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी है, वो पौधे की बढ़वार को नियंत्रित करती है। अगर हम इन सभी कारकों को नियंत्रित कर लें पॉली हाउस के माध्यम से या ग्रीन हाउस के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम उस अवधि में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल फसल के अनुरूप, ये नहीं कह रहा कि सारी फसल साल भर उगाई जा सकती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जो एक ही फसल साल भर तक चल सकती है और जो फसल 3-4 साल तक भी चल सकती है, जैसे गुलाब है, जरबेरा है, कार्नेशन है, लिली एक ही सीजन चलती है, 1 साल चलती है। इसी तरह से गुलाब भी है, साल में 3 बार फसल देती है। अगर हम इन फसलों को समझ सकें, इनकी फिनोलॉजी समझ सकें और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वातावरण की उसको समझ सकें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम अच्छी फसल उगा सकते हैं। और इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको समझना ऐसे ही है कि जैसे हम पानी पीते हैं, सब पानी पीते हैं, लेकिन शायद सबको ये नहीं पता कि हमें कितना पानी पीना है और एक बार में कितना पानी पीना है और एक दिन में कितना पानी पीना है और एक महीने में या 1 साल में कितना पानी पीना है। शायद 1 या 2% लोग ही होंगे कि जिनको ये पता है कि कितना पानी पीना है। उसी तरह से तो पोषक तत्व हैं। अगर हम पौधे की बात करें कि वो पोषक तत्व पानी के साथ दिए जाते हैं, तो कितना पोषक तत्व उस पौधे को चाहिए, कितनी अवधि में चाहिए बढ़वार के लिए, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत ही आसान है। जैसे कुछ लोग 4 पूरी खाते हैं, 70 किलो के हैं, कोई 50 किलो के हैं, तो उनका 2 पूरी में काम चल जाता है। किसी के सामने थाली में लड्डू भी है, बर्गर भी है, पिज्जा भी है, उसकी चॉइस है, जो उसको अच्छा लगेगा वो खाएगा। इडली है, सांभर है, डोसा है, खाएगा। उसी तरह से पौधे की भी अभिव्यक्ति होती है, नेचर होती है कि पानी को कितना लेगा, खाना कितना खाएगा, एट ए टाइम चाहे आप कितना भी डाल दीजिए, वो उतना ही लेगा जितने उसे आवश्यकता है। लग्जूरियस अपटेक हम किसे कहते हैं? जैसे हम सभी में लोगों के पेट निकले हुए हैं, ऐसे पौधों के भी पेट निकल जाते हैं, क्योंकि लग्जूरियस अपटेक होते हैं। उसका कारण दूसरा होता है कि जो पानी में पीएच मान होता है, यानी जो पानी की इंटरेक्ट करने की क्षमता होती है, अगर वो बदल जाए तो पौधे का स्वभाव बदल जाता है, ज्यादा खाना खाने का, ज्यादा पानी पीने का। इसको रेगुलेट करने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली होती है, जिसको हम सभी लगभग सभी जानते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? जैसे अभी सर ने बताया कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, अगर हम उसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीजों से हमें बच सकते हैं। जैसे बीमारियों से बच सकते हैं, ज्यादा नमी की वजह से जो आती है, और पौधे को अगर ज्यादा नमी हो गई तो वो आवश्यकता से अधिक अपना पानी शरीर का उड़ा देगा। जैसे हमें जुलाई अगस्त के महीने में पसीना आता है, अगर हम गर्म जगह पर खड़े हो जाएं तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि शरीर में जितना पानी है, जितना
जितना पानी रोकना चाहिए उससे भी ज्यादा पानी हम उड़ा देते हैं पसीने। इसी तरह से पौधा भी एक्ट करता है। तो इरिगेशन की जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो यही है कि जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी दिया जाए प्रिसाइज मात्रा में, और इसको रेगुलेट कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। जैसे सर ने अभी सेंसर टेक्नोलॉजी की बात की, सोलेनॉइड वाल्व्स उसको रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उससे भी ऊपर टेक्नोलॉजी चली गई है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व्स बनाए जाते हैं, जो कि वायरलेस और क्लाउड टेक्नोलॉजी। अगर किसी के पास आईफोन है तो आईफोन से अपनी फार्मिंग कंट्रोल कर सकता है, एंड्रॉइड फोन है उसी से अपनी फार्मिंग इरिगेशन की फर्टिलाइजेशन की कर सकता है। कितना नाइट्रोजन 1 लीटर पानी में जाएगा ये निर्धारित कर सकता है अपने मोबाइल फोन से। तो ये जो IoT टूल्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट के टूल्स हैं, हम इनको इस्तेमाल करके कृषि को और ही ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर किसी पॉली हाउस की रूफ खोलनी है तो हम अपने मोबाइल के इस्तेमाल से ही पॉली हाउस की रूफ खोल सकते हैं। जो उसमें अंदर बढ़ी हुई गर्मी है वो बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही अगर मान लो बारिश हो या तेज हवा चले तो हम मोबाइल से उसकी रूफ को बंद कर सकते हैं। और अगर हम सेंसर यूज करें तो वो मोबाइल की भी जरूरत नहीं होगी, सेंसर अपने आप सिग्नल हमारे एंड्रॉइड फोन को भेजेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व्स को कैटेलाइट कर देगा और उसके बाद वो रूफ अपने आप बंद हो जाएगी। ना कि ये सिर्फ जो लाइट है, लाइट में जो लाइट की क्वालिटी है, रेड, ब्लू और जितनी भी स्पेक्ट्रा है उसकी क्वालिटी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम रेड लाइट देंगे तो पौधा स्टंटेड बढ़ेगा, ड्वार्फ बढ़ेगा, और अगर उसको तेजी से बढ़ाना है तो ब्लू लाइट की मात्रा हम बढ़ा देंगे। सेंसर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बल्ब लगे हुए हैं या लाइट लगी हुई है पॉली हाउस ग्रीन हाउस में, तो उसकी क्रॉप की बढ़वाक तेजी से होगी। तो अगर हम अपनी क्रॉप को रेगुलेट करना चाहें तो आज के ज़माने में जो IoT टूल्स हैं हम उनको इस्तेमाल करके हम इरिगेशन, फर्टिगेशन और जो एनवायरमेंटल कंट्रोल है उसको अपने हाथ में रख के अपनी उपज 4 से 5 गुना बढ़ा सकते हैं। 2 गुना नहीं, 4 से 5 गुना बढ़ा सकते हैं। और जो 3 महीने की क्रॉप तैयार होती है हम साल में 4 नहीं 5 क्रॉप ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर उगा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह जी। सब में रुचि भी जागृत हुई है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि फ्लोरिकल्चर, अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बातें करते रहे हैं, लेकिन फ्लोरिकल्चर का विषय खुले फूल की खेती भी कर लेंगे, कट फ्लावर्स की भी खेती कर लेंगे, लेकिन एक डिमांड अलग से निकल करके सामने आ रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें आसपास के वातावरण को शुद्ध करना है। एक पेड़ माँ के नाम एक प्रकार का कैंपेन भी चला, उसका सीधा उद्देश्य भी यही था कि हम लोग आसपास का वातावरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जिसमें पार्क बनते हैं और हम अपना फार्म भी बनाते हैं। तो फार्म में भी अब अच्छे ढंग से जो है पौधों का समावेश करते हैं। हर पौधे को समावेश करने का अपना एक गुण है, तरीका है। और इस तरह से वर्टिकल फार्मिंग, पोटेड प्लांट्स, गमले वाले पौधे भी आ रहे हैं। और तो क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे थे सभी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर केवी प्रसाद से। डॉक्टर केवी प्रसाद डायरेक्टर है, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। तो ये इंस्टीट्यूट है फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग पर काम करता है और उस पर अनुसंधान करता है। मैं उन्हीं के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि कैसे इन पौधों का और लैंडस्केप गार्डनिंग का क्या महत्व है और क्लाइमेट चेंज में ये हमें कैसे फायदा कर सकता है। और साथ में इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ते हुए कहें कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के जुड़े हुए विषय हैं जिससे कि किसान भी इसका फायदा ले सकते हैं, विद्यार्थी भी फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर मल्होत्रा जी। सबको नमस्कार। जो प्रश्न जो वातावरण के बारे में उनसे पूछा है, हम सब लोग जानते हैं पेड़ वातावरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर हम लोग इंडोर एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है या बाहर के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, वी रिक्वायर प्लांट्स। आप सब लोग व्हाट्सएप में देखे होंगे, सोशल मीडिया में देखे होंगे, जो नासा ने रिसर्च करके 1980s में कुछ 10 प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया था। वो जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर पोल्यूटेंट्स है, उसको निकाल के मोर ऑक्सीजन देंगे। उसके बाद कहीं पे भी इसकी दिशा में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च पुणे में हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से।
हम लोग ये पाया गया था कि जो जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं बाहर और अंदर, वो सबका हम लोग साइंटिफिक डेटा निकाला है। उसमें कौन सा पौधा एफिशिएंट है जो इंडोर एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करती है। तो ऐसे रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत है पूरा देश में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, जहाँ पे उसकी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो एनवायरनमेंट की दूसरी तरफ से जो हम लोग जो वेस्ट जनरेट होती है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, अगर हम लोग इसको हमारी पॉट प्लांट्स में मीडिया जैसे अगर इस्तेमाल करेंगे, एक कार्बन फुटप्रिंट को हम लोग काफ़ी कम कर सकते हैं। हमारी रिसर्च ये पाया गया था कि हम लोग जो शुगर केन इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट है, थर्मल पावर की जो बाई प्रोडक्ट है जो फ्लाई ऐश बोलते हैं, एंड एग्रीकल्चर वेस्ट जितने भी ग्राउंडनट हस्क होती है, सोयाबीन की हस्क होती है, राइस हस्क होती है, ये सब को हम लोग अल्टरनेट पॉटिंग मीडिया की तरफ से इस्तेमाल करके वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज सॉइल आजकल इतना महंगा हो गया है। सॉइल को लेने के लिए नर्सरीज को 200 किलोमीटर जाके उसको सॉइल को लेना पड़ता है। तो इसको कॉस्ट कटिंग भी है, इसी ढंग से इसकी जो कार्बन फुटप्रिंट है, सुबह पैनल में डिस्कशन ये भी आया था कि रैम्पेंट बर्निंग होती है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, जहाँ पे गेहूँ चावल का जो स्टबल्स बर्न करते हैं, इसकी सोल्यूशन एक है कि इसको अल्टरनेट मीडिया की तरफ से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने यह भी पूछा था कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फ्लोरिकल्चर का क्या हो सकती है। जैसे सुबह ने बताया था कि जो हमारी प्लांटर होना चाहिए कलरफुल होना चाहिए। उसका मुद्दा ये नहीं कि आर्टिफिशियल कलर्स इस्तेमाल करें, उसका उद्देश्य ये था कि नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल कितना हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं फ्लोरिकल्चर इतना वाइड रेंज ऑफ कलर्स है, दूसरे फसल में कहीं पे भी इतना रेंज ऑफ कलर्स नहीं है। और ये सब कलर्स जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की काम करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल की प्रॉपर्टीज है, एंड इसको वाइड रेंज में दूसरे देशों में इसको इस्तेमाल करते हैं आफ्टर वी क्रॉस 50 ईयर्स टू इम्प्रूव अवर हेल्थ। तो ऐसे फ्लावर्स का दो इंपॉर्टेंट ट्रेट्स है, एक कलर है, दूसरा इसका फ्रैग्रेंस है। इसमें फ्रैग्रेंस बहुत सारे फ्लावर्स में इतना है, उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होती है आजकल भी, लेकिन और इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश जारी है। ये एसेंशियल ऑयल्स हम लोग आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को एक्सक्लूड करते हुए हम लोग फूड में, बिवरेजेस में, बेकरीज में हम सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब।